नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। सोचिए, आप एक दिन सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि जिस जगह आपके पिता, दादा या आपके किसी अजीज को दफनाया गया था, वहां पर अब सिर्फ मलबा बचा है। जिस कब्र पर आप फूल चढ़ाते थे, दुआ मांगते थे, उन पर रात के अंधेरे में सरकारी बुलडोजर चला दिया गया। और हालात ये हैं कि जमीन के अंदर दफन आपके अपनों के कफन और हड्डियां तक जो थी वो बाहर आ गई। आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, रोना आएगा, और तब क्या होगा जब सरकार या प्रशासन आपकी इस तकलीफ, आपके इस दर्द की कीमत तय करे महज 100 रुपए। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आज हम बात कर रहे हैं यूपी के मथुरा जिले की, उस मथुरा की जो पूरे देश में अपनी आस्था, संस्कृति और प्रेम के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी मथुरा के मनोहरपुरा इलाके में रहने वाले मुस्लिम परिवारों के लिए जो पिछले कुछ दिन थे बहुत ही ज्यादा भयानक रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या था कि मथुरा का मनोहरपुर इलाका, यहाँ पर साल 1909 से एक कब्रिस्तान मौजूद है जिसका नाम है अहले मुस्लिमीन कब्रिस्तान। ये कोई अवैध कब्जा या रातों रात खड़ी की गई कोई जगह नहीं थी, बल्कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बाकायदा रजिस्टर्ड एक जगह है। पीढ़ियों से जो स्थानीय लोग हैं और जो वहां पे आसपास के लोग जो हैं, वो अपने लोगों को यहाँ पर सुपुर्द-ए खाक करने आते हैं, यानी उनकी मौत के बाद उन्हें दफनाने के लिए आते हैं। लेकिन 26 अप्रैल की आधी रात को मथुरा वृंदावन नगर निगम के आदेश पर एक ठेकेदार की जेसीबी मशीनें यहाँ पहुंचती हैं। बहाना बनाया गया कि पास के नाले की कंक्रीट की पटिया हटानी है, लेकिन इन भारी मशीनों ने कब्रिस्तान के अंदर घुसकर जो तबाही मचाई। कब्रिस्तान के अंदर की करीबन 9 कब्रों को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया, 6 पेड़ उखाड़ दिए गए और 4 दीवारी के 20 खंबे गिरा दिए गए। कब्रें इस कदर खोदी गई कि जमीन के नीचे से जो मरे हुए लोग थे उनके कफन और कंकाल तक बाहर आ गए। जरा सोच कर देखिए, उस स्थानीय निवासी तौसीफ शेख का दर्द, जिनके चाचा की कब्र वहां थी। तौसीफ ने रोते और गुस्से में पूछा कि मुसलमानों का क्या कोई मूल्य नहीं है, चाहे वो जिंदा हो या मरे हुए हो? प्रशासन हमारे कब्रों का भी सम्मान नहीं करता। मैं अपने भाई या चाचा को श्रद्धांजलि अब कहाँ दूं? कफन तक बाहर आ गए हैं। एक और निवासी ताजुद्दीन अपनी नानी की बहन की कब्र उजाड़ दिए जाने के बाद बहुत गुस्से में थे। सवाल यह है कि आखिर नगर निगम को आधी रात को ये काम क्यों करना था? क्या मृतकों को भी शांति से सोने का हक नहीं है? सरकार का सबका साथ सबका विकास क्या शमशान और कब्रिस्तान के बीच आकर अपनी परिभाषा बदल देता है? जब आसपास के लोगों ने इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई, रोते बिलखते हुए यूपी सरकार के शिकायत पोर्टल IGRS पर अपनी अर्जी डाली, तो प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 8 मई और 26 मई को नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से चिट्ठियां जारी होती हैं। नगर निगम मानता है कि हाँ, हमसे गलती हुई है। निगम ने माना कि कार्रवाई के दौरान कब्रिस्तान के अंदर की कब्रें टूट गई, पेड़ गिरे हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो मुआवजे का मैथमेटिक्स सामने आता है, वो सरकार और प्रशासन किस तरीके से संवेदनहीन हो गया, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ध्यान से सुनिएगा, मथुरा प्रशासन का रेट कार्ड। उन्होंने टूटे हुए पेड़ों का मुआवजा तय किया 600 रुपए, बाउंड्री वॉल के टूटे खंभों का मुआवजा तय किया 2000 रुपए, और जिन 9 कब्रों को रौंदा गया उनका मुआवजा तय किया गया 900 रुपए, यानी पर कब्र के हिसाब से आप लगा लीजिए 100 रुपए। सरकार और प्रशासन से यहाँ पर एक सवाल है, क्या आप बाजार गए अभी हाल फिलहाल में? 100 रुपए में आज 1 किलो अच्छी दाल नहीं आती है। 100 रुपए में एक वक्त का ढंग का खाना नहीं मिलता है। और मथुरा प्रशासन ने किसी के दादा, किसी की माँ, किसी के भाई की आखिरी निशानियों की कीमत 100 रुपए लगा दी। निगम के ठेकेदार बकायदा 900 रुपए और 2600 रुपए के 2 चेक कब्रिस्तान कमेटी को थमाते हैं और मानते हैं कि हिसाब बराबर हो गया। क्या किसी धर्म की भावनाओं, उसके आंसुओं और उसकी धार्मिक आस्था की भरपाई इस 100 रुपए के चेक से हो सकती है? ये मुआवजा नहीं था, सरकार ये एक समुदाय की गरिमा के साथ क्रूर मजाक कर रही थी। मामला सिर्फ एक रात की गलती है, 100 रुपए के चेक तक भी नहीं है। स्थानीय मुसलमान इसे एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश मान रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से इस कब्रिस्तान पर अतिक्रमण की कोशिशें हो रही हैं। इसके गेट के पास कचरा इकट्ठा करने की जगह बना दी गई है। मथुरा में पिछले कुछ समय से जिस तरीके का तनावपूर्ण माहौल बनाया गया है, जिस तरह मुस्लिम दुकानों, मोहल्लों और शाही ईदगाहों को लेकर रोज नए नए राजनीतिक विवाद खड़े किए जा रहे हैं। अब लोग डरे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि आज भी हमारी कब्रें हैं,
परसों हमारे घर और दुकानें हो सकती हैं, कल हमारे पास बचेगा ही क्या? सरकार से एक सीधा सवाल है, क्या आपके राज्य में अल्पसंख्यकों को अब सिर्फ खौफ में ही जीना होगा? क्या वक्फ बोर्ड के कागजात और कानूनी दर्जे की अब कोई अहमियत नहीं है? हम नमाज कहां पढ़ें, क्या खाएं, क्या पहने और अब हमारे मुर्दे कहां दफन होंगे, क्या ये भी अब बुलडोजर और जेसीबी की मर्जी तय करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार, मथुरा प्रशासन और उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से कुछ सीधे सवाल भी हैं, जिन्होंने 100 रुपए का वो चेक जारी करने की मंजूरी दी। क्या आप अपने परिवार के किसी सदस्य की कब्र टूटने पर प्रशासन से 100 रुपए का मुआवजा स्वीकार करेंगे? क्या आपके अपनों की गरिमा की यही कीमत है? आधी रात को बिना किसी पूर्व सूचना के नाले की सफाई के नाम पर कब्रिस्तान में जेसीबी घुसाने की मंजूरी किसने दी थी? और उस ठेकेदार पर आपने क्या कोई सख्त कानूनी कार्रवाई की है? क्या उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई जिसने ये ऑर्डर पास किया था? जब ये संपत्ति राजपत्रित वक्फ अधिसूचित संपत्ति है, जिसका नवीनीकरण दिसंबर 2023 में ही हुआ था, तो बिना नोटिस के वहां नगर निगम ने कैसे हस्तक्षेप किया, कैसे इंटरफेयर किया? आप देखिए कि किस तरीके से किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय के लोगों को कैसे निशाना बनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर इन तमाम चीजों को लेकर आवाज उठाने वाले या फिर बहुत से ऐसे मुद्दों को लेकर आवाज उठाने वाले लोग जो कि वाकई में समाज से जुड़े हुए हैं, जिन पर चिंता की जानी चाहिए, अगर ऐसे मुद्दों को कोई उठाता है तो उनके साथ क्या सुलूक किया जाता है? आप सोचिए कि क्या इस देश में किसी संगठन या विचारधारा की आलोचना करना अब एक सीरियस क्राइम बन गया है? क्या हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो अभिव्यक्ति की आजादी दी है उसे चुपके से बदल दिया गया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि राजस्थान के झुंझुनू से जो खबर आई है वो किसी भी डेमोक्रेटिक देश के अंदर नागरिकों को डराने के लिए काफी है। यहाँ एक 25 साल के यंग लड़के को, जिसने सिर्फ सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, पुलिस ऐसे उठाने पहुंच गई जैसे वो कोई बड़ा टेररिस्ट हो या कोई खूंखार अपराधी हो। पूरा मामला क्या था? दरअसल झुंझुनू का एक युवा था नवीन चौधरी। नवीन इंस्टाग्राम पर झुंझुनू एक्सप्रेस नाम से एक पेज चलाता है जिसके 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। शनिवार की शाम को नवीन ने अपने पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में एक तरफ खेल के मैदान में कुछ बच्चे स्केटिंग कर रहे थे और पसीना बहा रहे थे, जिन्हें देखकर नवीन ने वॉइस ओवर में कहा कि इन्हें देश के लिए मेडल जीतना है और नाम रोशन करना, इन्हें सिखाया जा रहा है कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है। वहीं दूसरी तरफ मैदान के एक हिस्से में आरएसएस के कार्यकर्ता अपनी पोशाक में मौजूद थे, जिन्हें देखकर नवीन ने कहा कि यहाँ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। बस इतना बोलना था कि मानो पूरा सरकारी अमला जमला हिल गया। नवीन का कहना है कि रविवार की सुबह ही उनके पास साइबर पुलिस के फोन आने लगे, वीडियो डिलीट करने की बातें होने लगी, उन्हें धमकियां मिलने लगी और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। सुबह करीबन 9-10 बजे नवीन के घर के बाहर 1-2 नहीं बल्कि 5 से 10 पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं, उनकी गाड़ियां आ जाती हैं। पुलिस वाले घर में घुसते हैं, नवीन का फोन छीनते हैं और उन्हें घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। नवीन कहते हैं कि गाड़ी के अंदर आधे घंटे तक उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस वाले पूछ रहे थे कि तुम आरएसएस या संघ के बारे में क्या पता है, बताओ। उत्पीड़न यही नहीं रुका। नवीन चौधरी का दावा है कि उन्हें कोतवाली थाने ले जाया गया। सुबह 10:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उन्हें बैठाया गया और वो भी एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया, ना वॉशरूम जाने दिया गया, ना वहां पर कोई हवा आ रही थी और कोई, मतलब आप सोचिए कि किस तरीके के माहौल में उस 25 साल के व्यक्ति को रखा गया और उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। धमकियां दी जा रही थी कि उनके खिलाफ कई केस दर्ज कर दिए जाएंगे और सुबह जाकर उन्हें छोड़ा गया और उनके अकाउंट से कुछ पोस्ट भी डिलीट कराए गए। अब जरा पुलिस क्या कह रही है उन्हें भी सुनिए। कोतवाली के एसएचओ श्रवण कुमार मील कहते हैं कि नवीन समाज में कलह फैला रहे थे और शांति भंग कर रहे थे, इसलिए उसे शांति भंग करने की धारा में गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। एसएचओ साहब ने मारपीट के आरोपों को झूठा बताया और बड़े आराम से कह दिया कि पुलिस राजनीतिक नहीं होती है, किसी ने हाथ भी नहीं उठाया। लेकिन सरकार और पुलिस के बड़े अधिकारियों से एक सवाल है कि अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी तो सिर्फ शांति भंग की आशंका में किसी के घर पर आप 10-10 पुलिस की गाड़ियां भेज रहे हैं। क्या झुंझुनू पुलिस के पास असली अपराधियों, चोरों और डकैतों को पकड़ने के लिए गाड़ियां कम पड़ जाती हैं, जो एक वीडियो बनाने वाले लड़के के लिए पूरी फौज लेकर निकल पड़ी? बहरहाल आप देखिए कि क्या कुछ देश के अंदर हो रहा है। तमाम खबरें जो कि जुड़ी हुई हैं आप लोगों से, वो मैं आपको लगातार बताती हूँ। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।